मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लुढ़कना। अरे लुढ़कना नहीं, लुढ़कना बोले तो रोलिंग, यानी सीआरटीएम, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। आगे 1 या 1.5 या 2 घंटे का वीडियो बनाने वाला हूं मैं। इतना अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आपको एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली हलवे की तरह सॉल्व हो जाएंगी। तो प्लीज देखिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। उल्टा बोल दिया क्या? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं सीआरटीएम या रोलिंग, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, तो द टॉपिक इज रोलिंग। रोलिंग क्या होता है भाई, बता सकता है कोई मेरे को? जो रोल कर रहे है ना, शाबाश। कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। सीआरटी, ठीक है, कंबाइंड। ये पंखा है, ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। ये प्योरली रोटेशनल मोशन था। क्या था? प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है, एक ब्लॉक लिया मैंने, उसे ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं, वो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन था। पार्टिकल के हर एक, बॉडी के हर एक पार्टिकल का जो स्पीड था वो सेम होता था। आया बात समझ में? अब आप सोचो, आप साइकिल चला रहे हो, घुमा साइकिल का पैडल मारते मारते आगे जा रहे हो, तो जो साइकिल का पहिया है वो घूम भी रहा है और पहिए का सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग भी हो, सॉरी, ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो जब रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग या सीआरटीएम। आगे बात समझ में? सीआरटीएम, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे क्या क्या होता है। देखिए, यहां पे मैं दो पहिए कंसिडर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दो पहिए कंसिडर कर रहा हूं। भैया कंसिडर कर ले, पढ़ ले इधर, अभी एग्जाम में घूमता रह जाएगा इनके साथ साथ। समझ में आ रहा तेरे को? ठीक है, ये है एक बॉडी जो प्योरली ट्रांसलेशन कर रही है। ये एक बॉडी है जो प्योरली ट्रांसलेशन कर रही है। अगर कोई बॉडी प्योरली ट्रांसलेशन कर रही है, मैंने बोला उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है। समझ में आ रहा है? तो इसके इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा, इसके इस पॉइंट वाले का भी वेलोसिटी v होगा, इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा, और इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा। समझ में आता है इतना? समझ में आता है इतना? अरे स्क्रीन में देखने से बड़े इधर देख ले, वहां ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्या? वहां मजा आ रहा है? ठीक है, तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, ये प्योरली ट्रांसलेशन यानी बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है, बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो यार इसका ये जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी भी कितना होगा? v। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी भी v होगा, इसका भी वेलोसिटी v होगा, और इसका भी वेलोसिटी v होगा। इतना मुझे समझ में आता है। आगे बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक दूसरा पहिया है, या इसी का एक और रूप है। ये जो है प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? यानी ये भाई साहब जो हैं वो अपने एक्सिस पे बैठे बैठे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ये अपने एक्सिस पे बैठे बैठे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर इसका रेडियस r है तो टेंजेंट पे प्रेजेंट किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? v इक्वल टू r ओमेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? किधर होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा, नहीं होगा? अगर ये पहिया ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, और इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? अभी मैं वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं एक्सीलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, फिर आगे और डिस्कस करेंगे चीजें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? r ओमेगा। ये जो पॉइंट है इसका इधर की तरफ होगा r ओमेगा। ये जो पॉइंट है इसका पीछे की तरफ होगा r ओमेगा। ये जो पॉइंट है इसका
इधर की तरफ होगा आर ओमेगा। यानी ये ट्रांसलेशन मोशन का हाल है और ये रोटेशनल मोशन का हाल है। अगर दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, यानी जो पार्टिकल है उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है और अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से भी घूम रहा है, तो वहां भी चीजों का वेक्टर सम होने लगेगा, वहां पे चीजों का वेक्टर सम होने लगेगा। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास v से आगे गया और ये अपने एक्सिस पे ओमेगा से घुमा भी, तो ये क्या हो जाएगा, CRTM। क्या हो जाएगा ये, CRTM। नहीं सेंट्रल नहीं, अभी समझाया था गधो। कौन बोला रहा सेंट्रल, तू राजा। व्हाई इट इज यू, व्हाई इट मस्ट बी यू, व्हाई इट शुड बी यू, व्हाई। हाँ CRTM, आगे बात समझ में। तो देखो यहां पे जो टॉप पॉइंट होगा, सुनो 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 गांव वालों ध्यान दो, जो टॉप पॉइंट होगा वहां पे कुछ ऐसा होगा, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा। मतलब देखो यहां देखो टॉप पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ v था, ट्रांसलेशन की वजह से, घूमने की वजह से आर ओमेगा था, दोनों वेलोसिटीज ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा। हाँ या ना, समझ में आया, v प्लस आर ओमेगा। यहां पर v आगे था, आर ओमेगा पीछे था, मैंने सपोज मान लिया v बड़ा है, तो यहां पर आगे की तरफ वेलोसिटी बनेगा v माइनस आर ओमेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। यहां पर ट्रांसलेशन की वजह से v इधर होगा, आर ओमेगा इधर होगा, ट्रांसलेशन की वजह से v इधर होगा और आर ओमेगा इधर होगा। इस पॉइंट का बात करें तो यहां पे v और आर ओमेगा का वेक्टर सम हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन यहां पे भी बनेगी, ऊपर v प्लस आर ओमेगा हुआ, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वहां का वेलोसिटी कितना हो गया, v माइनस आर ओमेगा। आगे बात समझ में, क्या ये बात समझ में आई। यानी प्योरली ट्रांसलेशन प्लस प्योरली रोटेशन मोशन अगर मिल गए तो मुझे क्या मिल गया उधर, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन, CRTM। तो क्या ये वेलोसिटीज की टर्म्स में जो चीजें मैंने लिखी हैं बात समझ में आई, जल्दी से लिखो इसे। हाँ तो अब मेरा मेनली फोकस होने वाला है इस डायग्राम पे। ये डायग्राम समझ में आया कि कैसे काम हो रहा है ना। अब मेरा मेनली फोकस होने वाला है यहां पर। अब मैं यहां पे तीन चीजें बताऊंगा कि प्योर रोलिंग क्या होगा, दूसरी चीज मैं बताने वाला हूं कि कीचड़ में फंसने पे क्या होता है, और मैं बताने वाला हूं कि अगर सड़क पे फ्रिक्शन कम हो जाए, बर्फबारी हो जाए तो क्या होगा। आगे बात समझ में। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिजिक्स को समझते हैं अच्छे से। देखिए सुनना, ये वाला पहिया जो है, सपोज ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ये वाला पहिया जो है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ये ग्राउंड है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है, बॉटम मोस्ट, इस पॉइंट का स्पीड कितना है, v माइनस आर ओमेगा। प्लीज शांत बैठिए, v माइनस आर ओमेगा। आगे बात समझ में। ग्राउंड रेस्ट में है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ग्राउंड रेस्ट में है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड कितना है, v माइनस आर ओमेगा। समझना, यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ स्लिपिंग आगे हो रही होगी या पीछे हो रही होगी। अगर प्योर रोलिंग है, अगर प्योर रोलिंग है, तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ग्राउंड रेस्ट में है, तो मोमेंटरीली बॉटम मोस्ट पॉइंट भी मोमेंटरीली रेस्ट में रहना चाहिए। तभी बिल्कुल भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉटम मोस्ट पॉइंट ना तो पीछे स्लिप होगा ना ही आगे स्लिप होगा। बात समझ में आई क्या। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है अगर नीचे ग्राउंड रेस्ट में है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका मोमेंटरीली वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0। अगर सपोज उसका वेलोसिटी कितना है, v माइनस आर ओमेगा, v आर ओमेगा से ज्यादा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे स्लिप हो रहा होगा, और आर ओमेगा ज्यादा है v के रेस्पेक्ट में तो पीछे स्लिप हो रहा होगा। आगे बात समझ में। बट अगर बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं हो, तो जो लोएस्ट पॉइंट है वो मोमेंटरीली उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 0। आगे बात समझ में। यानी अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो ग्राउंड रेस्ट में है तो मोमेंटरीली वो भी रेस्ट में रहना चाहिए। अगर ग्राउंड रेस्ट में नहीं है
उसका कोई वेलोसिटी है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी भी वही होना चाहिए। यानी मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं, जो जो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अभी जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि प्योर रोलिंग हो रही है। आगे ये बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इस बात में? ठीक है, तो यानी अगर प्योर रोलिंग है फॉर प्योर रोलिंग, बॉटम कांटेक्ट पॉइंट must be at rest momentarily, must be at rest momentarily, क्योंकि इस केस में तो ग्राउंड रेस्ट में लेके मैंने चला है, तो वो भी रेस्ट में आना चाहिए। अगर ग्राउंड भी किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव मोशन कितना होना चाहिए? जीरो, यानी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने चाहिए। इस केस में तो v माइनस आर ओमेगा कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? v माइनस आर ओमेगा कितना हो जाएगा? जीरो। यानी जो v का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आर ओमेगा। कितना हो जाएगा? तो प्योर रोलिंग के केस में अगर ग्राउंड रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, अपने एक्सिस पे पहिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो v कितना होना चाहिए? आर ओमेगा। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? नहीं आया? पक्का आ गया? ठीक है। यानी इस डायग्राम में मैं बात करूं, इस डायग्राम में मैं अगर बात करूं तो ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, v प्लस आर ओमेगा ऊपर था, तो ऊपर का वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए? 2v। यानी ग्राउंड का रेस्पेक्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड कितना होगा? 2v। ठीक है, इसका v इधर, इसका आर ओमेगा इधर था, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, तो इधर भी कितना हो जाएगा? v। ये मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। इसका v ऐसे था, तो उधर भी कितना हो जाएगा? v। आगे बात समझ में? तो यानी अगर उस पॉइंट का वेलोसिटी का बात करूं मैं, तो इनका रिजल्टेंट इधर कुछ आएगा और इसका रिजल्टेंट जो है वो इधर कुछ आएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? √2v। ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? √2v। आगे बात समझ में? बात समझ में आया? समझ में आया ये? अब अगर प्योर रोलिंग हो रही है, तो भैया पहिया बिना ग्राउंड पे फिसले हुए प्रॉपर रोल होता हुआ आगे जा रहा है। यानी पहिए और ग्राउंड के बीच में, बॉटम मोस्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में बिल्कुल भी रिलेटिव मोशन नहीं है। यानी अगर पहिया एक साइकिल लगाएगा, एक चक्कर पूरा लगाएगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना आगे चला होगा? 2πr। सोचो, सरकमफेरेंस के बराबर चला होगा ना। समझो समझो समझो, इस बात को समझो, आगे अगले केस भी समझाऊंगा। यानी अगर प्योर रोलिंग है, जो लोएस्ट पॉइंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोमेंटरी जीरो है, तो पहिया प्रॉपर्ली बिना स्लिप हुए फॉरवर्ड बैकवर्ड बिना स्लिप हुए प्रॉपर्ली आगे घूम रहा है। जब प्रॉपर्ली आगे घूम रहा है, तो एक चक्कर जब तक पहिया लगाएगा तो कितना चलेगा? सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा। कितना हो जाएगा? 2πr। आगे बात समझ में? 2πr। यानी अगर प्योर रोलिंग का केस है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास, क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय COM in one टाइम पीरियड, S जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2πr। S का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2πr। ठीक है, और जो R है वो क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ, अगर यहां पे मैं व्हील का बात कर रहा हूं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई है? अच्छे से जल्दी से बनाओ इसे, अगला केस समझाता हूं। हाँ भाई, तो प्योर रोलिंग का केस समझ में आया। अब ऐसा समझो कि भैया तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए ला रहे हो, समझना इस चीज को, बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए ला रहे हो और सड़क गीली है। गाड़ी ऐसे कौन सी गाड़ी चलती है भाई? तू सल्लू भाई हो रहा है क्या? हाँ हाँ, सुनो, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए ला रहे हो, सड़क गीली है,
और सामने एक खिलता हुआ पागल बच्चा सामने आ गया, राजा, क्या करोगे तुम? उड़ाना? अरे नहीं उड़ाना है यार, क्यों उड़ाना है, अच्छा बच्चा है, माना पागल थोड़ा, क्यों उड़ाना है? अब ब्रेक लगाओगे, नॉर्मल आदमी तो ये करेगा, साइकोपाथ तेरी बात नहीं कर रहा, क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। अब ब्रेक या गाड़ी रोकते हैं क्या? मुझे बता, ब्रेक गाड़ी रोकते हैं क्या? ब्रेक क्या करते हैं? पहिए को धीमा करते हैं, ओमेगा कम करते हैं, एंगुलर रिटार्डेशन जनरेट करते हैं, तो पहिए का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बट गाड़ी को रोकता कौन है? पहिए और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन इनफ नहीं है तो पहिए का रोटेशन तो कम हो गया, बट उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इतना कम नहीं हो पाया। आया बात समझ में? पहिए का रोटेशन तो कम हो गया ब्रेक लगाने से, बट उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कम नहीं हो पाया। अगर इस केस में, यानी इस केस में मैं बात कर रहा हूं, यानी v इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर ओमेगा, यानी लोएस्ट पॉइंट का सुनना v है आगे की तरफ, आर ओमेगा क्या है, कम है, तो पहिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे स्लिट करेगा, पहिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे स्लिप करेगा। हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्लिपिंग। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होगा। चिंगी समझ में आ रहा बेटा? है? आवाज नहीं आ रही है मेरे को। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। v ज्यादा है, आर ओमेगा कम है, v ज्यादा है और आर ओमेगा कम है, तो यानी पहिया चलेगा ज्यादा घूमेगा कम, पहिया चलेगा ज्यादा घूमेगा कम, चलेगा ज्यादा घूमेगा कम, यानी एक टाइम पीरियड में उसका टेक्निकली प्योर रोलिंग में कितना चलना चाहिए, 2 पाई आर, अगर प्योर रोलिंग होता तो, बट एक टाइम पीरियड में 2 पाई आर से ज्यादा चलेगा उसका सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई क्या? अरे लीनियर स्पीड ज्यादा है, ओमेगा कम है, तो एक टाइम पीरियड में अगर प्योर रोलिंग होती तो कितना चलता, 2 पाई आर, बट अभी क्या होगा, उससे ज्यादा चलेगा। तो यानी अगर v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन वन टाइम पीरियड, जो s होगा वो ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 2 पाई आर। बात समझ में आया क्या? और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये वाला पार्ट समझ में आया? अब अगले पार्ट में बात करते हैं। ठीक है, यहां पे है v प्लस आर ओमेगा, ये v आर ओमेगा, ये v माइनस ऑफ आर ओमेगा, ये v। अभी क्या, प्योर रोलिंग का केस समझ में आ गया, बहुत तेज गाड़ी चला के ब्रेक लगाने का केस समझ में आ गया, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस समझ में आ गया। अब अगली बार क्या है, तो मानसून में घूमने गए, कहीं पे गड्ढों में गाड़ी उतार दी, कीचड़ है, कीचड़ में गाड़ी फंस गई, तो रात को 2-2 बजे कार लेकर निकल जाता था ना, मम्मी ने बताया था तेरे को? अच्छा, तो कोई और था वो? ठीक है, हाँ भाई, तो कीचड़ में गाड़ी फंस गई तो तुम क्या करोगे, रेस दोगे, यही है तुम्हारे हाथ में, फर्स्ट गियर डालोगे, फुल रेस दोगे, तो पहिया घूमेगा, पहिया घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, पर पहिया आगे उतना अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा, यानी पहिए का सेंटर ऑफ मास आगे ले जाने के लिए सड़क और पहिए के बीच का फ्रिक्शन इनफ नहीं है। फ्रिक्शन का ही हिला है, तभी फ्रिक्शन का इनफ नहीं था, अभी फ्रिक्शन इनफ नहीं है। आया बात समझ में? तो पहिया घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, बट आगे उतना बढ़ नहीं पा रहा, यानी आर ओमेगा ज्यादा है बट वी उतना ज्यादा नहीं है। आगे बात समझ में? आर ओमेगा ज्यादा है बट वी उतना ज्यादा नहीं है। आगे बात समझ में आया? तो यहां पे अगर आर ओमेगा जो है वो ज्यादा है और v जो है वो कम है, तो एक साइकिल अगर पहिया चलेगा तो क्या वो 2 पाई आर चल पाएगा क्या? अरे v तो कम है, आर ओमेगा ज्यादा है, घूम ज्यादा रहा है, ट्रांसलेट कम हो रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है, तो एक साइकिल अगर पहिया घूम लिया तो क्या वो 2 पाई आर चल पाएगा क्या? अरे नहीं चल पाएगा, उससे कम चलेगा ना बाबा। आगे बात समझ में? यानी एक साइकिल में या एक टाइम पीरियड में पहिए का जो सेंटर ऑफ मास का लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास का, वो 2 पाई आर से क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर जो s होगा वो 2 पाई आर से कम होने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बैकवर्ड स्लिपिंग। बात समझ में आई? जल्दी बनाइए। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्पीड
ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट टी, किसी सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट कोई पॉइंट है, उसकी एक जनरल टाइम टी पर मैं स्पीड निकाल रहा हूं। आगे बात समझा, मैं प्योर रोलिंग का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? कंडीशन जो है वो मेरी क्या है? प्योर रोलिंग वाली है ना। कौन सी कंडीशन है? प्योर रोलिंग वाली है बेटा। जब प्योर रोलिंग वाला कंडीशन है मेरे लाल, ध्यान देना इधर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी भी इधर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो रिकॉर्डिंग में देख रही है, मैं तेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वही पढ़ लेना ना, क्यों यहां बैठ के परेशान हो रही है इतना। हाँ, इतना लंबा चौड़ा आदमी अब पढ़ा रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा, वो छोटी सी स्क्रीन समझ में आ रही है तेरे को। हाँ, ओमेगा से घूम रहा है ये ओमेगा से घूम रहा है, और प्योर रोलिंग का केस है, तो ये कितना होने वाला है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। समझ रहे हो सर आप? पक्का सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत होशियार हो सर आप। इस पॉइंट का बात कर रहा हूं मैं, कोई सपोज एक पॉइंट यहां पे था, सुनना यारो, t इज इक्वल टू 0 पर है बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर पॉइंट यहां पर था। थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद? थोड़ी नहीं, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां पर आ गया, टी टाइम बाद। मैंने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो है वो कितना है? थीटा। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो मैं बोल सकता हूं जो ओमेगा होगा वो होगा थीटा अपॉन टी। तो जो मेरे लाल थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? बहुत अच्छी बात। अभी मैं बात करूं रे बाबा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किधर है? v। तो सेंटर ऑफ मास की वजह से इसका वेलोसिटी आगे की तरफ कितना होगा? v। और ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा, कितना होगा? आर ओमेगा, और वो होगा टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग होगा आर ओमेगा, और आर ओमेगा का वैल्यू भी कितना है मेरे लाल? v। क्या बात समझ में आया? क्या सर समझ में आया बात आपको? बहुत अच्छी बात। जब बात आपको समझ में आ गया है तो देखिएगा यहां पे, ध्यान समझिएगा, मैं बात करता हूं ऐसे और ऐसे, ठीक है? यहां पर ये थीटा, तो ये थीटा, ये वाला थीटा, ये थीटा, तो एक बात बताओ, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा वापस से? थीटा। आगे बात समझ में? इसका आगे की तरफ वेलोसिटी कितना है? v। इधर की तरफ है v, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आती है? ये v तो इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग बात करूं तो x एक्सिस के अलोंग इसका वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस v cos थीटा, y के अलोंग कितना हो जाएगा? v sin थीटा। क्या ये बात समझ में आया? क्या क्या ये बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया है तो देखिए इसका p पॉइंट मान लेता हूं इसे, तो v p वेक्टर जनरल टाइम पर हो जाएगा v माइनस v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। हाँ या ना? मुझे स्पीड चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे स्पीड चाहिए, तो इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिया तो ये हो जाएगा v माइनस v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर, द होल पावर इज व्हाट? 1/2। हाँ या ना बोलो यार? हाँ या ना बोलो? अरे सर समझ में आ रहा है? पक्की बात है? ठीक है, होल स्क्वायर खोल देता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस थीटा माइनस, सॉरी, माइनस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से v स्क्वायर, कैलकुलेशन देख लेना कोई गलती तो नहीं कर दिया, कि पावर 1/2। ठीक है, चिंगी देख ले बेटा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। कितना बचेगा? v स्क्वायर, ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे ये हो जाएगा 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर 1/2। 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट? 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट? 1 sin थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट? 2
टू cos थीटा बाय टू, 1 माइनस cos थीटा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अरे यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो यार, है। तो यहां से जो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू एंड द पावर 1 बाय टू। 2 2 4, 4 का रूट 2, v स्क्वायर का रूट v, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू का रूट साइन थीटा बाय टू। तो यहां से जो p पॉइंट का वेलोसिटी या स्पीड हो जाएगा, सॉरी स्पीड आ जाएगा 2v साइन थीटा बाय टू। थीटा का वैल्यू कितना था बच्चा, ओमेगा टी। तो यानी जो p पॉइंट का, जनरल पॉइंट का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाय टू। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो जाएगा जनरल पॉइंट पी का स्पीड 2v साइन ओमेगा टी बाय टू। वी की जगह में आर ओमेगा भी लिख सकता हूं, तो ये एक फॉर्मूला और ले लो, vp इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाय टू। क्या बात समझ में आ गई यारों? अच्छे से आई, जल्दी से लिख लो, इसे जल्दी बना लो, ठीक है। तो समझ में आ गया, सर्कमफरेंस में कोई पॉइंट है, उसका जनरल टाइम टी पर जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 2v साइन ओमेगा टी बाय टू, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं कि सर्कमफरेंस में कोई पॉइंट है, प्योर रोलिंग का केस का बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। क्या है, सर्कमफरेंस में कोई पॉइंट है, बेटा ध्यान दे, सर्कमफरेंस में कोई पॉइंट है तो वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, 2 पाई आर, है ना। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट चला, ऐसे 2 पाई आर अभी बढ़ा। हाँ, मैं ग्राउंड पे प्रेजेंट पॉइंट का बात कर रहा हूं, अभी तो बाद में देखेंगे उसे, है ना। अभी एक बार बता, अभी एक बार बता, एक बार बता, एक बार बताएगा तो बता। सुन, जो ग्राउंड पर जो पॉइंट था वो कितना चला, उसकी बात करता हूं तो मैं। डिस्प्लेसमेंट कितना चला, 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना चला होगा, डिस्टेंस तो पाथ डिपेंडेंट होती है भाई। डिस्टेंस क्या होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है। तो क्या 2 पाई आर होगा क्या? अरे बावड़ी पूछ, क्यों नहीं होगा ये देख, इसलिए नहीं होगा, ध्यान से समझ। सपोज ये पॉइंट थोड़ी देर पहले यहां था, थोड़ी देर बाद यहां पे कहीं होगा, हाँ है ना, थोड़ी देर बाद यहां पे कहीं होगा, थोड़ी देर बाद यहां पे कहीं होगा, और वापस से यही हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो सर ये 2 पाई आर होगा। अगर मैं डिस्टेंस का बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस होगी ये, आगे बात समझ में। तो ये लेंथ मुझे निकालनी है, आगे बात समझ में, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका क्या है, एक बार बताओ। जनरल टाइम पर स्पीड जो था, जनरल टाइम पर जो स्पीड था v, वो कितना आया था बेटा, 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाय टू। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। और कैपिटल टी का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। या ओमेगा को 2 पाई बाय टी कैसे लिख सकते हैं ना। 2 पाई एंगल कितनी देर में चलता है, कैपिटल टी टाइम में, तो ओमेगा कितना था, 2 पाई बाय टी। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। अब यार एक बात बता, स्पीड मुझे पता है, स्पीड मुझे पता है। अरे सर ध्यान दे लो ना यार, ऐसा क्या कर रहे हो आप। अगर स्पीड मुझे पता है तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे पता है, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला, मैंने क्या बोला, क्या बोला, बहुत कुछ बोला। मैंने बोला ये बेचारा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहां था, मैंने बोला टी टाइम पर यहां पहुंच गया, या मैं ऐसा बोलूं dt टाइम में इतना ट्रेवल कर गया, तो ये छोटी सी डिस्टेंस हो जाएगी ds, छोटी सी डिस्टेंस हो जाएगी ds, ठीक है। तो dt इतना शॉर्ट इंटरवल है कि उतने टाइम के लिए मैं जो स्पीड है मैं कांस्टेंट मान सकता हूं। आगे बात समझ में। तो इतने शॉर्ट इंटरवल के लिए ध्यान से समझ ले मेरे लाल इधर, इतने शॉर्ट इंटरवल के लिए v इज वॉट, ds बाई dt। यहां से जो ds हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी। समझ में आया क्या। तो ये जो ds हो जाएगा ये हो जाएगा v
v कितना था 2r ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई dt। अगर पूरे एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस चाहिए तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं क्या? तो पूरे एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 कांस्टेंट r कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 dt इंटीग्रेशन। पूरे एक रेवोल्यूशन में टाइम का लिमिट कहां से कहां आएगा 0 टू t। बेटा समझ में आ रहा है क्या? कितना लगा 0 टू t। राजा जी साइन ओमेगा टी बाई 2 का इंटीग्रेशन बोलिए फटाफट। माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा बाय 2 एंड द लिमिट्स आर 0 टू t। आगे क्या बात समझ में? ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया तो यहां से s का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 4r। कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है क्या? तो यहां से जो s हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 4r। ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा बाई 2, टी की जगह रख दूंगा मैं 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0। ये गया ये गया ये गया ये गया कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4r -1 कॉस 0 भी 1 तो -1। तो जो s का वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा 8r। यानी एक रेवोल्यूशन में कोई पॉइंट कितना चलेगा 8r। समझ में आया क्या? देखिए अब एक्सेलरेशन में बात करते हैं। द टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉडी इन सीआरटीएम। देखिए मैंने बोला अगर मैं प्योरली रोटेशन का बात करूं तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है। ट्रांसलेशन में हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा भाई। जब हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो गया तो इसका ए है इधर, इसका ए इधर, इस पॉइंट का ए इधर और इस पॉइंट का ए इधर। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या? ठीक है। अभी क्या सिनेरियो भाई, मैंने बोला ये प्योरली रोटेशन है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, और मैंने बोला इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। यानी जो व्हील है वो किसी पर्टिकुलर जनरल टाइम पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, बट उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी कितना है अल्फा। बात समझ में आया? अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगने वाला है भाई, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है सेंटर की तरफ। तो यार सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, इधर की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, इधर की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। आगे बात समझ में? अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो उसकी वजह से लीनियर एक्सेलरेशन कितना आएगा आर अल्फा। किधर पे होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर हो जाएगा मेरे लाल आर अल्फा यहां पे, इस पॉइंट पे हो जाएगा आर अल्फा यहां पर, इस पॉइंट पे हो जाएगा आर अल्फा यहां पर, इस पॉइंट पर हो गया आर अल्फा यहां पर। यानी यहां पे क्या है ओमेगा से घूम भी रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन से उसका ओमेगा चेंज भी हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास ए वेलोसिटी ए एक्सेलरेशन से आगे भी कुछ जा रहा होगा तो वहां पे भी लग रहा है। तो सारा मोस्ट जनरल केस ले लिया मैंने। आगे बात समझ में? अब अगर ये दोनों को मैं कंबाइन कर देना करे बाबा तो मेरे पास कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर देखिए ये हो गया आर अल्फा, यहां पर ये हो गया आर अल्फा, यहां पर ये हो गया आर अल्फा, यहां पर ये हो गया आर अल्फा। सेंटर ऑफ मास में से एक्सेलरेशन ए ए ए ए ये हो गया, और सब में अंदर की तरफ जो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी लगने लगा। आगे बात समझ में? तो टॉप मोस्ट पॉइंट में अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करूं, सपोज टॉप मोस्ट पॉइंट में मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करूं, तो वहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ए रिजल्टेंट वो हो जाएगा ए प्लस आर अल्फा। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहा हूं, वाई के अलॉन्ग बात नहीं कर रहा। ओमेगा स्क्वायर आर को मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका जो रिजल्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना हो जाएगा ए माइनस आर अल्फा। आगे बात समझ में? अगर प्योर रोलिंग होगी तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन और कॉन्टेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, हाँ या ना? मोमेंटरीली, हाँ या ना? यानी उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होने वाला है। ग्राउंड का 0 है तो उसका भी ए माइनस आर अल्फा कितना होने वाला है 0। तो ए का वैल्यू कितना हो जाने वाला है आर अल्फा। क्या बात समझ में आ गया?
तो वो हो जाएगा प्योर रूलिंग वाला केस। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब करते हैं सवाल, थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी समझ लेते हैं, जल्दी उतारो इसे। देखिए अगला टॉपिक क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। अभी तक हम लोगों ने जो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन वाला काम होता था। अभी इस केस में क्या हो रहा है मेरे लाल, इस केस में सुनिएगा ध्यान से, हम लोग रोटेशन भी कर रही है बॉडी, ट्रांसलेशन भी कर रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहां पे देखो ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट घूम रही है, मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज मैंने बोल दिया कितना है I। इस सेंटर मास के अबाउट घूम रही है और इसका सेंटर मास आगे VC से भी जा रहा है। सेंटर मास कैसा रहा है? VC से। तो दो काम करेंगे, मुझे इसका O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है बॉडी का। तो पहला काम, ऐसा मान लो ये सेंटर मास के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन कर रही है, ऐसा मानो, ठीक है। तो अगर ये इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? I ओमेगा। कितना हो जाएगा? I ओमेगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब पहला एंगुलर मोमेंटम। दूसरा, अब इसका सारा का सारा मास कहां पे सेंटराइज मान लो? सेंटर ऑफ मास पर। और ऐसा मान लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऐसा मानने के बाद इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो। आगे बात समझ में? यानी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस वेक्टर सम करेंगे। रिजिड बॉडी का सारा मास कहां पे मान लो सेंटराइज? सेंटर ऑफ मास पर। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का O के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो होगा इस रिजिड बॉडी का इस पर्टिकुलर O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। आगे बात समझ में? कंडीशन समझो। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा L नेट वेक्टर, वो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम LC वेक्टर प्लस सारा का सारा मास कहां मान लो? उसका सेंटर ऑफ मास पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, वो होगा इसका नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। बात समझ में आई क्या? अभी समझो, ध्यान से समझना, यहां पे बॉडी कैसे घूम रही है? ऐसे। तो इसका ओमेगा वेक्टर जो होगा वो इनसाइड जाएगा, समझाया मैंने एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा वेक्टर किधर जाएगा? इनसाइड जाएगा, एक्सियल वेक्टर होता है। तो भैया सेंटर मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आया? इनसाइड। सारा का सारा मास मैंने यहां मान लिया, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका P वेक्टर का डायरेक्शन, और P वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? M इंटू VC वेक्टर। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? R क्रॉस P। क्या हो जाएगा? R क्रॉस P। तो R वेक्टर ऐसे, P वेक्टर ऐसे, तो उसका डायरेक्शन में किधर गया? अंदर। तो इस केस में दोनों एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर चला गया? अंदर चला गया। तो यहां पर जो L नेट वेक्टर आ जाएगा मेरे लाल, जो मेरे पास यहां पे L नेट आ जाएगा, वो हो जाएगा I ओमेगा वेक्टर प्लस R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर ये उल्टा घूम रही होती और आगे जा रही होती तो I ओमेगा किधर आ जाता? ओमेगा वेक्टर किधर आ जाता? बाहर की तरफ आ जाता। तो एक को माइनस ले लेता, जिसको भी तुम्हारी मर्जी हो ले लो, एक को प्लस ले लेता। आगे क्या बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, वो हो जाएगा I ओमेगा। वेक्टर के साथ लिखो, अंदर प्लस लो बाहर प्लस लो, तुम्हारी मर्जी हो देख लेना। सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास को सेंटराइज मान लो, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट के अबाउट उसका सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मान रखा है मैंने, और पॉइंट ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने निकालना सीख रखा है। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर ऐसा होता ये बॉडी ओमेगा से ऐसे घूम रही होती और VC ऐसे आगे गया होता, इस पॉइंट के अबाउट मेरे को निकालना होता, ये R होता, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट I ओमेगा वेक्टर किधर आता? बाहर सपोज मैं माइनस से लेता हूं, तो यहां पर जो L नेट वेक्टर हो जाता वो होता माइनस ऑफ I ओमेगा प्लस R वेक्टर ऐसे होता, P वेक्टर ऐसे होता, वो अंदर जाता, अंदर को मैं प्लस ले रहा हूं, तो ये होता प्लस R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। आगे बात समझ में? इसको मैं नेगेटिव लेता और इसको मैं पॉजिटिव ले लेता, ये मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। आगे बात समझ में? तो ये है एंगुलर मोमेंटम। फटाफट सवाल करते हैं थोड़े।
आपके सामने एक सवाल है, आपके पास एक m मास और r रेडियस का डिस्क है। क्या है? एक m मास और r रेडियस का डिस्क है, प्योर रोलिंग कर रहा है, सेंटर मास का वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी जो है उसके सेंटर मास के बाद ओमेगा है। जो बॉटम पे एक पॉइंट है o, उसके बाद आप उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहां पे देखो सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा ऐसे है, तो गया अंदर, समझ में आया? तो इसका जो एल नेट हो जाएगा मेरे लाल, वो कितना हो जाएगा? एल नेट वेक्टर इज इक्वल टू एल सी वेक्टर प्लस पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के एल ओ वेक्टर, सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। ओमेगा किधर गया? घूम ऐसे रहा है, तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? अंदर, तो आई ओमेगा किधर गया? इनसाइड। समझ में आ रहा तेरे को? पक्का? तो यहां पर ये हो जाएगा आई ओमेगा प्लस या माइनस देख लेंगे। अब सारा का सारा मास यहां पे इसको सेंट्राइज मान लो। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा इसका पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन, लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन। वजह ध्यान दे रहा है? ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर। तो आर वेक्टर ऐसे, पी वेक्टर ऐसे, तो आर क्रॉस पी का डायरेक्शन में किधर गया? अंदर। तो आई ओमेगा वेक्टर भी अंदर और आर क्रॉस पी भी अंदर, तो दोनों को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एमवी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर। दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या कर दिया? उन दोनों को ऐड कर दिया। आगे बात समझ में? आई हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर प्लस एम वी आर। एक आर से आर कट गया, तो यहां से एम वी आर प्लस एम वी आर बाई 2, तो यानी ये हो जाएगा 3/2 एम वी आर। आया समझ में? समझ में आया? तो इसका ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा डिस्क का, वो हो जाएगा 3/2 एम वी आर। जल्दी उतार लो। हाँ भाई देखिए, हेलो, हाँ भाई देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अगला टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। अरे यार क्या है? सेंटर मास का वेलोसिटी वीसी है और सेंटर मास के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है, तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आगे बात समझ में? इसका मास अगर m है तो ये हो जाएगा ट्रांसलेटरी हाफ ऑफ एम बी सी स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में? तो ये हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग करेंगे सवाल। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना भाइयों? चलो सवाल करते हैं। हाँ तो देखिए, अब सवालों पे चलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें रूलिंग का। अब सवालों पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं सवाल को। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। सवाल कह रहा है अ रिजिड बॉडी आई इज इक्वल टू सी एम आर स्क्वायर। जो एक बॉडी है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी एम आर स्क्वायर। यानी सपोज मैं सी एक जनरल हो गया ना, मतलब अगर मैं रिंग ले रहा हूं तो सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, डिस्क 1/2, 2/3 जो हो जाएगा होलो स्फीयर हो जाएगा, 2/5 सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, वो देख लेंगे सी का वैल्यू। इज सेट इनटू अ मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर स्पीड v नॉट। ठीक है, मतलब एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी एम आर स्क्वायर है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैंने बहुत तेज लीनियर स्पीड v नॉट से फेंका। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब अभी सिर्फ लीनियर स्पीड है, एंगुलर स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर व्हाट टाइम स्लिपिंग फाइनली स्टॉप्स एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट। इसने बोला है कि कितने समय बाद जो स्लिपिंग है वो बंद हो जाएगी और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग ऑन द सरफेस। सरफेस में जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आपको यहां पे ये पूछा है कि भैया उसका वेलोसिटी लीनियर स्पीड कितना होगा। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है वो म्यू दिया हुआ है, सवाल में गिवन है। यानी जो इसने स्टार्टिंग में ये जो वेलोसिटी दी हुई है, लीनियर स्पीड दी हुई है, वो लीनियर स्पीड है v नॉट। लीनियर स्पीड कितनी है? v नॉट। स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। यानी क्या होगा, मैंने एक डिस्क है उसको एकदम से ऐसे फेंका तो सिर्फ इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पर लीनियर स्पीड है। जैसे ही वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी धीरे धीरे वो घूमना भी स्टार्ट होगी, यानी उसको एंगुलर वेलोसिटी भी मिलेगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम जो एंगुलर वेलोसिटी होगी और जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसका रिलेशन हो जाएगा v इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि जो ग्राउंड है वो रेस्ट में है। ये मैंने आपको समझाया था, ग्राउंड रेस्ट में है तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे मैं दो काम करूंगा, पहले इसके दो मेथड में बता सकता हूं आपको। यहाँ पे मैं पहले मेथड से आपको समझाता हूं। यहाँ पे पहले मेथड में बताता हूं आपको कि कैसे आप ट्रांसलेशन की इक्वेशन मोशन यूज करेंगे, कैसे आप रोटेशनल की इक्वेशन मोशन यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करने वाले हैं। आगे बात समझ में? तो क्या सिनेरियो है, सिनेरियो समझ लेते हैं हम लोग फटाफट, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है,
ये आपका रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है। हाँ, इस कंडीशन में यहां पर जब t इज इक्वल टू 0 पर था तो इसका लीनियर स्पीड v नॉट था और एंगुलर वेलोसिटी जो था वो कितना था 0। आगे बात समझ में, पक्की बात है। बॉडी आगे भाग रही है, ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लगा रहा होगा, ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, सपोज एफ लग रहा है प्योर रोलिंग के केस में, पहले एफ के लग रहा होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग के केस में एफ लगने लगा होगा। मैं बात करके चल रहा हूं, वो लगा सपोज म्यू एन, या वो लगेगा अभी म्यू एम जी इस कंडीशन में, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब ये कंडीशन आई होगी तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही होगी। इस कंडीशन में मैंने बोला प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इस कंडीशन में जो v होगा वो कितना हो जाएगा r ओमेगा, v कितना हो जाएगा r ओमेगा। फ्रिक्शन जो लग रहा है पीछे लग रहा है, कितना लग रहा है म्यू एम जी, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, कितना लग रहा है म्यू एम जी, ये पक्की बात है। अगर प्योर रोलिंग नहीं है, स्लिपिंग भी हो रही है, प्योर रोलिंग नहीं है, स्लिपिंग भी हो रही है, तो उस टाइम रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। प्योर रोलिंग के केस में जो लोएस्ट पॉइंट होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोमेंटरीली रेस्ट में होता है, वहां पे स्टैटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। आगे बात समझ में ये, ठीक है। तो अभी देखें, मैं दो बात करूंगा यहाँ पे, एक मैं काम करूंगा ट्रांसलेशन का, मैं बात करूंगा रोटेशन का। अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन की, ठीक है, तो इस पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हो गई, यहां पे जो टाइम था वो t इज इक्वल टू 0 था और यहां पे जो टाइम है वो कितना हो गया है t हो गया है, ठीक है। रिटार्डेशन लगेगा, म्यू एम जी या म्यू एन लग रहा है पीछे, तो रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइम जो एक्सेलरेशन हो जाएगा या रिटार्डेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू जी, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, माइनस क्यों लिया है मैंने, क्योंकि वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज की। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v, इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी उसकी v नॉट, a का वैल्यू हो जाएगा माइनस म्यू जी इंटू टी, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। आगे के बात समझ में। अगर मैं रोटेशन की बात करूंगा, अगर मैं रोटेशन की बात करूंगा, तो रोटेशन की बात करूंगा तो हम लोग को पता है पहले मुझे इसका टॉर्क निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालूंगा तो मेरे को उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैंने बोला अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में mg लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो mg जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों की वजह से जो टॉर्क होगा वो कितना होगा 0, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सिर्फ जो फ्रिक्शन है वो टॉर्क जनरेट कर रहा होगा। फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r। तो यहां पर अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूंगा तो जो टॉ नेट जो है वो कितना हो जाएगा आई अल्फा, पक्की बात है। टॉ नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू एम जी इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू एम जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या आर्म लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर, तो म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू सी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, पक्की बात है। तो यहां से m से m कट गया, एक r से एक r कट गया, तो यहां से जो अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू जी अपॉन सी आर, कितना हो जाएगा म्यू जी अपॉन सी आर, ये हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर आपको बात समझ में आ गई है तो यही इक्वेशन मैं फाइनल वापस लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वही इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 0, सिर्फ लीनियर स्पीड दी थी मैंने उसे, एंगुलर स्पीड इनिशियली नहीं दी थी, प्लस अल्फा। यहां पे देखिए इस अल्फा की वजह से एंगुलर वेलोसिटी मिली है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, तो अल्फा हो जाएगा म्यू जी अपॉन सी आर, कितना हो जाएगा म्यू जी अपॉन सी आर इंटू टी। आगे बात समझ में। ये प्योर रोलिंग का केस हो जाएगा तो प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाय आर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन सी आर मल्टीप्लाइड बाय टी, एक r से r कट गया
तो यहां से जो v हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू जी टी बाय सी। कितना हो जाएगा? म्यू जी टी बाय सी। समझ में आया क्या? इतना कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। आगे समझते हैं। मुझे टी टाइम पर क्या बोला है इसने, कितनी देर पे क्या बोला है इसने? इसने क्या बोला है? टी टाइम पे जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई थी यानी v इक्वल टू आर ओमेगा, तब लीनियर स्पीड निकालनी थी। ओके, इस टी का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दूं क्या, तो मेरे पास सीधा सीधा v आ जाएगा। तो देख लेते हैं, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, तो यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस, ये हो गया म्यू जी। टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वी सी अपॉन म्यू जी, वो हो जाएगा वी सी अपॉन म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से हो गया v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी सी। कितना हो जाएगा? वी नॉट माइनस वी सी। वी सी को इधर ले आता हूं तो v कॉमन ले लिया मैंने, तो ये गया 1 प्लस सी इज इक्वल टू वी नॉट। तो जो v का वैल्यू आ गया वो आ गया वी नॉट अपॉन 1 प्लस सी। ये आ जाएगा उसका लीनियर स्पीड जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड था, इसका एक और शॉर्ट मेथड में समझाता हूं, जल्दी से बनाइए इसे। देखिए, ये सवाल समझ में आया? अब समझिएगा अच्छे से, इसको करने का एक तरीका और है, इसको करने का एक तरीका और है, उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको और कैसे कर सकते हैं। देखिए, इतना लंबा चौड़ा हम लोग काम नहीं करते, हम लोग एक दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अपना जो वैल्यू है v का वो कितना है, वी नॉट अपॉन 1 प्लस सी, अपने याद रख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, ठीक है, हाँ, एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या सीन है यहां पे, क्या हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा चिंगी, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ध्यान से समझना इस बात को, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, हाँ या ना? एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना बच्चा लोग, यार mg लगेगा ऐसे, जो नॉर्मल लगेगा वो भी सेंटर ऑफ मास से पास होगा, नॉर्मल लगेगा ऐसे, और फ्रिक्शन तो मुझे पता है ही से इधर लग रहा है, तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में नॉर्मल और mg का टॉर्क तो कितना हो जाएगा? जीरो। बट क्या फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो रहा है क्या? फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो रहा है क्या? फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं हो रहा। जब फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं हो रहा तो एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट एक पॉइंट ऐसा है जिसके रेस्पेक्ट में यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, कौन सा पॉइंट है बता सकता है? नहीं यार, फ्रिक्शन का टॉर्क आ तो रहा है सेंटर के रेस्पेक्ट में मेरे भाई, तू बता। यस, जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में, बहुत बढ़िया मेरे लाल। अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो देखो mg का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा, नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा, और फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा। तो जो ग्राउंड पे प्रेजेंट पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में टॉर्क जीरो है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे प्रेजेंट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। समझ में आ गई क्या बात? इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? पॉइंट ए। यानी हेयर एंगुलर मोमेंटम is conserved about point A। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? कंजर्व है। क्या बात समझ में आया क्या? तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाला हूं वाला। ठीक है, यानी एल ए इनिशियल इज इक्वल टू एल अबाउट ए फाइनल। आई बात समझ में? एल ही होता है ना एंगुलर मोमेंटम का साइन, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व करने वाला हूं ए के रेस्पेक्ट में। तो देखो ए के रेस्पेक्ट में इनिशियल मोमेंटम, अब देखो किसी भी रोलिंग बॉडी का किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट के अलावा कोई अगर पॉइंट है तो उसके अबाउट मैंने एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखाया है।
पे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो आई ओमेगा, और फिर सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे सेंटराइज मान लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है आर क्रॉस पी। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो देखो स्टार्टिंग में ये घूम तो रही नहीं है, ओए भाई मेरे ध्यान दे रहा है, स्टार्टिंग में घूम तो नहीं रही है। जब स्टार्टिंग में नहीं घूम रही तो आई ओमेगा वाला पार्ट तो जीरो हो गया, आई ओमेगा वाला पार्ट जीरो हो गया। अब सारा का सारा मास मैंने यहाँ पे सेंटराइज मान लिया, तो उसका लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट इधर, एम वी नॉट इधर, आर ऐसे, यानी उस पर आर्म लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आर, तो कितना हो जाएगा आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी किधर की तरफ आ जाएगा? अंदर की तरफ। आर क्रॉस पी किधर आ जाएगा? अंदर की तरफ। आगे क्या बात समझ में आया क्या? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ए के अबाउट इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी नॉट लीनियर मोमेंटम, आर्म लेंथ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीनियर मोमेंटम पे कितना हो जाएगा आर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात। इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखो ऐसे घूम रही है तो आई ओमेगा तो किधर गया? अंदर की तरफ। आई ओमेगा किधर गया? अंदर की तरफ। और इसका v ऐसे है तो आर क्रॉस पी भी किधर गया? अंदर की तरफ। तो यानी सेंटर के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम हो गया आई ओमेगा, ए पॉइंट के अबाउट सारा का सारा मास कहां मान लो? सेंटर ऑफ मास पे। तो आर क्रॉस पी किधर आया? वो भी किधर आया? अंदर की तरफ, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के। तो ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी, यानी ये हो जाएगा एम वी आर। कितना हो जाएगा? एम वी आर। प्योर रोलिंग का केस है तो v इज इक्वल टू, यहां पे फाइनली हेयर v इज इक्वल टू कितना होने वाला है हमारा? आर ओमेगा होने वाला है। तो यहां से एम वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू आई, आई हो जाएगा सी एम आर स्क्वायर। यही है भाई साहब, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? v बाय आर प्लस एम वी आर। ठीक है साहब, एक आर से एक आर कट गया, ठीक है, अगले वाले आर से अगला वाला आर कट गया, एम से सारा का सारा एम कट गया। तो यहां से जो v नॉट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये कितना है? वी सी प्लस वन, नहीं वी सी प्लस वी, वी सी प्लस वी। तो यहां से जो v नॉट आ जाएगा, v कॉमन ले लिया, यहां बचा वन प्लस सी। तो यहां से जो v का वैल्यू आ गया वो आ गया v नॉट अपॉन वन प्लस सी। आंसर थोड़ा चेंज होगा? अरे आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये देखो ये वाला मेथड कितना शॉर्ट एंड स्वीट है। आगे बात समझ में। बट मेरा काम क्या था? दोनों मेथड समझाना। तो ट्रांसलेशन रोटेशन को कैसे डील करना है वो भी मैंने समझा दिया, और एंगुलर मोमेंटम कैसे कवर कर सकते हैं वो भी हम लोग को समझ में आया। जल्दी से बनाइए, अगला सवाल करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? पिछला सवाल समझ में आ गया? पिछला सवाल अच्छे से समझ में आ गया है ना? फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट अपॉन वन प्लस सी। ठीक है, अब सीन क्या है? तो दो तरीकों से मैंने आपको सवाल सिखा दिया कि भैया ट्रांसलेशन रोटेशन इक्वेशन मोशन से कैसे काम करने वाले हैं, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किस पॉइंट का रेस्टोरेंट करके हम लोग काम कर लेंगे। वो बहुत ही आसान सवाल हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? टेक रिजिड बॉडी या सॉलिड सिलेंडर, यानी जो बॉडी थी उसको सॉलिड सिलेंडर लेके चलो, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे लाल? 1/2। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। सॉलिड सिलेंडर है ना भाई, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम स्क्वायर बाय 2, यानी सी का वैल्यू कितना हो गया? अरे 1/2 हो गया ना भाई। ठीक है, टेक द रिजिड बॉडी सॉलिड सिलेंडर, देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t व्हेन v इज इक्वल टू r ओमेगा। यानी कुल मिला के बोल रहा है ये t इज इक्वल टू 0 पर मैंने v नॉट से फेंका था, थोड़े टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, तो इतनी देर में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? इतनी देर में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? आई क्या बात समझ में? तो देखिए फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन वापस दो मेथड समझाता हूं। एक मेथड वो ट्रांसलेशन रोटेशन वाला समझाता हूं, दूसरा एक अलग मेथड समझाने वाला हूं। आगे बात समझ में। ट्रांसलेशन रोटेशन वाला मेथड समझाने से पहले इनकी वेलोसिटीज निकाल लूं। सॉलिड सिलेंडर है, जब सॉलिड सिलेंडर है भैया तो जो सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। यानी ये हो जाएगा 2v0/3। कितना हो जाएगा? चिंगी गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? प्लीज बता दे मेरे को यार। हाँ ठीक है, और जो अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अभी निकाल चुके हैं, वही लिखा है मैंने वापस से। तो ये हो जाएगा सी का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी अपॉन आर। जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी बाय आर। इतना मेरे को समझ में आया। अब देखिए ट्रांसलेशन मोशन का भी वर्क डन अलग निकलेगा, ट्रांसलेशन मोशन का भी वर्क डन अलग निकलेगा, और रोटेशन मोशन का भी वर्क डन अलग निकलेगा। समझना,
वर्क डन निकालना है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ट्रांसलेशन मोशन है तो वर्क डन निकालने के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और अगर रोटेशनल में वर्क डन निकालना है तो मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। आगे के बात समझ में? तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटीज है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटीज, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए वापस से वही काम कर रहा हूं, लंबा मेथड, समझने वाला मेथड, छोटा मेथड और समझने वाला मेथड। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रांसलेशन मोशन का, पहले किसका बात कर रहा हूं? ट्रांसलेशन मोशन का। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सर? तो यार सीधा सीधा क्या था, याद करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। मैंने बोला टी टाइम में सेंटर ऑफ मास एस डिस्प्लेस हुआ और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ अपने सिलेंडर का। आगे क्या बात समझ में? तो अगर एस उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरे लाल? 4v0 स्क्वायर बाय 9, सॉरी 2v0 बाय 3। तो यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 4v0 स्क्वायर बाय 9। क्या सही लिखा गया? कैलकुलेशन देखते रहना बच्चा लोग। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं था बेसिकली रिटार्डेशन था, और रिटार्डेशन का जो वैल्यू था कितना था? म्यू जी। कितना था? म्यू जी। तो ये हो जाएगा पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू जी इंटू एस। समझ में आया क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4/9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 5/9, हाँ या ना? तो हो जाएगा माइनस ऑफ 5v0 स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू जी इंटू एस। क्या सही लिखा गया बेटा? गलत तो नहीं लिख दिया? ठीक है, तो यहां से नेगेटिव मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5v0 स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी। क्या बात सही है क्या? ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ट्रांसलेशनल वर्क और रोटेशनल वर्क, ट्रांसलेशनल वर्क और रोटेशनल वर्क। समझ में आ रहा है बेटा? ट्रांसलेशन वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन जो हो जाएगा उसको मैंने लिख दिया W1, वो हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ कितना है यहां से W1, एफ कितना हो जाएगा? म्यू एम जी, हाँ है ना? बोले यार कितना हो जाएगा? म्यू एम जी। पक्की बात है? अरे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स यही तो हुआ, म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5v0 स्क्वायर अपॉन 18 म्यू जी इंटू कॉस ऑफ 180 एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्या डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180। आई क्या बात समझ में? तो यहां से म्यू जी कैंसिल हो गया, तो ट्रांसलेशन में फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 180 माइनस 1 हो गया, हो जाएगा माइनस 5m v0 स्क्वायर अपॉन 18। ये हो जाएगा मेरा ट्रांसलेशन के थ्रू वर्क डन माइनस ऑफ 5m v0 स्क्वायर अपॉन 18। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ये होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन मोशन। अब मैं बात करता हूं, किसमें बात कर लेता हूं? कौन सा पेज है? ये वाला पेज है। ठीक है, हाँ। अब मैं बात कर लेता हूं किसमें? रोटेशन में बात कर लूं क्या? तो ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, रोटेशन के थ्रू वर्क डन की बात कर लेता हूं, ध्यान से समझते हैं। हाँ, वर्क डन इन रोटेशन, ध्यान समझना। रोटेशन ध्यान समझिएगा। अब मुझे ये देखना होगा कि ये फ्रिक्शन जो है कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ये फ्रिक्शन जो है वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। वही इक्वेशन वापस से लगाई मैंने। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये रही, ये रही ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ये हो जाएगा वी बाय आर का होल स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 0 प्लस
टू टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो रहा 2 म्यू जी बाय आर, क्या था 2 म्यू जी बाय आर इंटू थीटा, ये हो जाएगा वी, वी का वैल्यू कितना था फाइनल 2 वी नॉट बाय 3, वी का वैल्यू कितना था 2 वी नॉट बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 वी नॉट स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 म्यू जी थीटा बाय आर। ठीक है, क्या 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 कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, थीटा का वैल्यू मुझे चाहिए, एक आर से आर कट गया, एक 4 से एक 4 कट गया, तो यहां से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 म्यू आर जी, ये हो जाएगा 9 म्यू आर जी। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, समझ में आया क्या। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 म्यू आर जी। अब एक बार बताओ, सुनो एक बात ध्यान से समझना, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर की तरफ है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर की तरफ है, पक्की बात है। तो जो फ्रिक्शन है वही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर रहा है, यानी जो टॉर्क है बेसिकली, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टॉर्क के थ्रू जो वर्क डन होगा, ध्यान से समझना, तो W2 से मैंने बोला वो हो जाएगा टॉ इंटू थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि टॉर्क भी लग रहा है अंदर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है, अंदर की तरफ। आगे बात समझ में, टॉर्क कितना हो जाएगा, यानी ये जो वर्कडन होगा वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव। पिछला वाला जो वर्कडन था ट्रांसलेशन का वर्कडन वो क्या था, नेगेटिव। उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, यहाँ पे टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, यानी ये वर्कडन पॉजिटिव होने वाला है, पिछला वाला वर्कडन जो था वो नेगेटिव था। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या, बहुत ही अच्छी बात। टाउ, टाउ कितना हो गया, म्यू एम जी इंटू आर, है ना, म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर्म लेंथ कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा म्यू एम जी आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9 म्यू आर जी। ठीक है, तो यहां से म्यू आर जी, म्यू आर जी, यानी जो W2 हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 9, कितना हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9। आगे के बाद समझ में, नेट वर्क डन चाहिए मेरे को, मुझे क्या चाहिए नेट वर्क डन, तो जो W नेट आने वाला है भैया, W नेट, W नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन मोशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोटेशनल मोशन, तो यहां से ये तो हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9, और वो कितना आया था भाई साहब 5/18 एम वी नॉट स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ 5/18 एम वी नॉट स्क्वायर। आगे के बाद समझ में, अगर मेरे को नेट वर्क चाहिए तो मैं क्या करूं, एम वी नॉट स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, 18 एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा -5 + 2, कितना हो जाएगा बेटा -5 + 2, सही है क्या, +2 या +1, नहीं +2, सही है क्या, कुछ गलती तो नहीं कर दिया भाई, -5/18 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 9, ठीक है, कितना हो गया है -5 और 9 दूनी 18, ठीक है सही तो है। तो यानी यहां से हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 18, -5 + 2 कितना हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6, तो ये हो जाएगा इसका आंसर वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय 6। ठीक है, आई होप कि आपको एक मेथड समझ में आ गया होगा, मैंने इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा सा लंबा मेथड है बट चीजें समझ में आती हैं। एक मेथड और देख लेते हैं इसका, इसी सवाल को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मल और एमजी के थ्रू जो वर्क डन होगा वो तो जीरो होने वाला है, आया ना बोलो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, कैसे निकालें वह बता सकता है क्या, डब्ल्यू, हाँ शाबाश, वही तो पूछो कैसे निकालें, हाँ यार
काइनेटिक सब तो पता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो यार, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे रोलिंग है ना, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद करो, याद करो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यानी हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी सी, सेंटर मास का फाइनल वेलोसिटी कितना रहा, 2v0 स्क्वायर बाय 3, 2v0 बाय 3, अरे बोला ना फाइनल वेलोसिटी 2v0 बाय 3, तो क्या लिख सकता हूं इसे 4v0 स्क्वायर बाय 9, हाँ या ना बोले यार, पक्की बात है क्या, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी हाफ आई एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा v बाय आर, तो एक ये हो जाएगा 4v0 स्क्वायर अपॉन 9 आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई क्या, ये हो गई इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या करें क्या करें क्या करें, 2 2 जा 4 गया, आर स्क्वायर गया, ठीक है, यहां से हो गया 2। एक बार बताओ, कैलकुलेशन बता दो मुझे यार, ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, एम वी नॉट स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 2/9, है ना, कैलकुलेशन देख लो यार, 2/9, और वहां क्या बचा 1/9, है ना। तो ये हो गया, कोई नहीं बोल रहा है बट टीचर मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। 2/9 प्लस 1/9 3/9 यानी 1/3, यानी ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 3, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कितने गंदे लोग हो यार, मैं टीचर यहाँ पे मेहनत करे जा रहा हूँ और तुम लोग बैठ के मजे लिए जा रहे हो। ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल में रोलिंग मतलब रोटेशन तो है ही नहीं, आई ओमेगा का लेना देना है नहीं, सिर्फ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर 1/3 माइनस 1/2, अरे सही है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया भाई, ये एम वी नॉट स्क्वायर 2-3/6 यानी -6। तो देखो इतना लंबा चौड़ा काम किया और इतना आसानी से आ गया, तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। आई क्या बात समझ में, अगले सवाल पे चलते हैं, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान समझिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए solid sphere of radius r is gently placed on a rough horizontal ground with an initial angular velocity omega naught। अरे जो केस पिछली बार था उसका अपोजिट केस है, यानी पिछली बार से लीनियर वेलोसिटी दी थी इनिशियली बट एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी, इस बार उल्टा है, एक स्फीयर से बहुत तेजी घुमा रखा और जेंटली एक रफ सरफेस से प्लेस किया है, यानी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 है बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट गिवन है। समझ में आया, फ्रिक्शन वर्क करेगा, एकदम से थोड़ा आगे भागेगा, ठीक है, थोड़ी देर तक घूमेगा ज्यादा, चलेगा कम, फिसलेगा थोड़ा, स्लिपिंग होगी, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द टाइम व्हेन द स्लिपिंग स्टॉप्स, find the time t when the slipping stops, in addition state the linear velocity v and the angular velocity omega at the end of slipping। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो सारे सारा जो खेला खेला है हम लोगों ने वो सारा खेल सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट ओमेगा निकाल देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस सी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सब टी भी निकाल सकते हैं, वी भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो हम लोग क्या करें, शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं, ग्राउंड पर कांटेक्ट पॉइंट जो है उसके रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूं, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर mg लगेगा नीचे, लाइन ऑफ एक्शन इससे पास हुई, नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन इससे पास होगा, फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इससे पास हुआ, तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होने वाला है 0, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। आगे बात समझ में, तो यहां पे हियर क्या है, नेट टॉर्क अबाउट ए इज 0, इसका मतलब
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए विल बी कंजर्व्ड। ए के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। क्या वैभव, समझ में आया तेरे को ये बात? पक्की बात है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा, ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देता हूं, ठीक है। सुनिएगा, तो इनिशियली वापस वही काम, रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट कैसे निकालते थे, आई ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस वेक्टर सम, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास में सेंट्राइज मान के लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम, ये करते थे हम लोग, वही करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए ये पॉइंट है, ये सिर्फ घूम रहा है, ये सिर्फ घूम रहा है, तो ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जस्ट आई ओमेगा नॉट, किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। आगे बात समझ में, तो यानी एल ए इनिशियल इज इक्वल टू एल ए अबाउट ए फाइनल, इनिशियल हो गया आई ओमेगा नॉट। आगे बात समझ में, फाइनली सेंटर ऑफ मास का रिस्पेक्ट में आई ओमेगा अंदर, सारा का सारा मास यहां मान के पी वेक्टर हो जाएगा ऐसे, आर वेक्टर हो जाएगा ऐसे, आर क्रॉस पी, वो भी इधर हो जाएगा अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा प्लस एम वी आर। आगे बात समझ में, क्या है, सॉलिड स्फीयर है क्या, जब सॉलिड स्फीयर है तो ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम, वी इज व्हाट, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा, मुझे ओमेगा फाइनल पूछा है, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा नॉट अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 1 यानी 7/5 ओमेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा नॉट बाय 7, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ओमेगा नॉट बाय 7, ये हो जाएगा ओमेगा। वी मुझे निकालना होगा, तो वी इज व्हाट, आर ओमेगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ओहो, जी एडवांस का पीवाई क्यू है अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, at time t is equal to 0 a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration alpha is equal to 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। भाई साहब एक डिस्क है जिसका रेडियस 1 मीटर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग यानी प्योर रोलिंग, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिस भी कंडीशन में बात कर रहे हैं वो प्योर रोलिंग करना स्टार्ट हुई और एंगुलर एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, a small stone, okay, a small stone is stuck to the disk, एक छोटा सा पत्थर है जो डिस्क पे चिपका हुआ है। at t is equal to 0 it is at the contact point of the disk and the plane, यानी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट जो है डिस्क का, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है अभी, वहां चिपका हुआ है t is equal to 0 पर। आगे बात समझ में, later at time t is equal to root pi second पर the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk, t is equal to root pi second, कोई समय है t is equal to root pi second पर पत्थर उससे छूट गया, क्या हो गया, छूट गया और टेंजेंशियली मूव किया, छूट गया और टेंजेंशियली मूव किया। आई बात समझ में, क्या बोल रहा है, find the maximum height reached by the stone measured from the plane is 1/2 plus x/10 the value of x। तो उसके बाद जो पत्थर है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा, मेरे को वो पूछा है। यार पत्थर है एकदम यहां पे था, यहां से जाते जाते किसी पॉइंट पर छूटा होगा तो टेंजेंशियल मूव किया होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन किया होगा उसने, तो बेसिकली ग्राउंड से जब वो छूटा है वो कितनी हाइट पर था वहां, प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट, ये दोनों मुझे ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया कि क्या हुआ होगा। तो मेरे को पहले ये देखो पत्थर छूटा कब, तो देखो अल्फा कितना है, लिख लेते हैं पहले चीजें। जो अल्फा है कितना था बेटा, 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो टी था वो था रूट पाई सेकंड, और जो रेडियस है
वो कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। तो मैं पहले ये देख लूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या देखूं मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतनी देर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, मैं वो देख लूं। यानी मैंने बोला कि थोड़ी देर बाद डिस्क आगे बढ़ गई होगी कुछ ना कुछ, उसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड v होगा और एंगुलर स्पीड कितना होगा, ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना होने वाला है, r ओमेगा। बात समझ में आई क्या, कितना होने वाला है v इक्वल टू r ओमेगा। ये बात समझ में आया ना। चलो ये बात समझ में आया, काम करते हैं। तो मैं रोटेशनल मोशन डील करता हूं भाई, इधर ध्यान से समझना। क्या करूं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर लगा दूं, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यानी इतनी देर में डिस्क ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया होगा, मैं वो निकाल लूं क्या, हाँ या ना बोले यार। इतनी देर में डिस्क ने कितना रोटेशनल सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मैं वो निकाल लूं। तो देखिए यहां से ये जो थीटा आ गया, यहां से ये जो थीटा आ गया, थीटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है 0, 1/2 इंटू 2/3 इंटू रूट पाई। आगे बात समझ में। तो यानी ये कट गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा π/3 रेडियन। π/3 रेडियन कितना होता है रे, 60 डिग्री। कितना हो गया, π/3 बोले तो 60 डिग्री। यानी इनिशियली t इक्वल टू 0 पर पत्थर यहां पर था, रूट पाई सेकंड में पत्थर यहां पहुंच गया। जब पत्थर यहां पहुंच गया तो भाई साहब ये एंगल कितना हो गया होगा, ये एंगल हो गया होगा कितना भाई मेरे, 60 डिग्री। आगे बात समझ में। ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos 60। कितना हो जाएगा ये 1/cos 60। तो ये हो गया मेरा, ये देखिए 1, तो ये 1/cos 60। तो 1/cos 60 कितना हो जाएगा, 1/60 सॉरी 1/cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 कितना होता है, कितना होता है बेटा, cos 60 कितना होता है ये सोचना पड़ रहा है। अरे 1/2 होता है ना गधो, क्या सोच रही है। हाँ बोल बोल। अच्छा 30 और 60 में कंफ्यूजन आता है, ओके। तो ये कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 1 cos 60 यानी 1/2, यानी ग्राउंड से भी कितना ऊपर हुआ होगा 1/2। यानी ये वाला जो हाइट है जहां पर उसने डिटैच किया है खुद को, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 1/2 मीटर। तो यानी यह ऑप्शन में जो 1/2 आ रहा है ना, ये वाला 1/2 तो ये आ गया, 1/2 तो ये आ गया। अब यहां पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन किया होगा उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ये होगा। आगे क्या बात समझ में, उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ये होगा। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आ गया। चलिए बात समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है इतना समझ में आ गया। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी मैं वो भी निकाल लूं। एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी जाएगी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v और सेंटर मास का वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा वो आ जाएगा। तो मैं काम आसानी से कर पाऊंगा, हाँ या ना बोले यार। अरे कर पाऊंगा क्या यार, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं कर पाऊंगा तो ध्यान से समझिए, क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, v इज इक्वल टू u प्लस at, हाँ या ना। तो ओमेगा फाइनल मैंने बोल दिया, ओमेगा इनिशियल कितना था 0, अल्फा कितना था 2/3 और ये कितना था t, t कितना था बेटा, t था रूट पाई, t कितना था रूट पाई। ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो जो लीनियर स्पीड हो जाएगी v, लीनियर स्पीड हो जाएगी v, वो कितनी हो जाएगी मेरे लाल, वो भी हो जाएगी v इज इक्वल टू r ओमेगा। और r का वैल्यू कितना है 1 मीटर, r का वैल्यू कितना है 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 2/3 रूट पाई मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बात समझ में, अरे आगे क्या बात समझ में। अब इसके बाद ये हो गया v, ये 60 था तो ये 60 हो गया, हाँ या ना, ये 60 हो गया तो ये 30, ये वाला भी कितना हो गया 60। तो वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लूं मैं। जो पत्थर होगा मेरा बेचारा, जो मेरा पत्थर होगा वो ऐसे करके यूं जाएगा, तो यहां से ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा उसका h max, ये हो जाएगा उसका h max। आगे क्या बात समझ में, ये है v, इधर v cos 60, ऊपर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, क्या v sin 60 हो जाएगा क्या, आया ना बोलना यार। ये 60 था तो ये 60 था, ये वाला जो बचा 30 बचा, ये वाला कितना हो जाएगा वापस से 60 हो जाएगा। v इधर है तो इधर v cos 60 और इधर v sin 60। तो अभी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब नहीं है मेरे को
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर कुछ v है और इधर कुछ v cos 60 होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो v माइनस v cos 60 होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे को वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है क्योंकि मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, हाँ या ना बोले यार। और वो कितना है, v sin 60, कितना है, v sin 60। तो जो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो कितना आ गया, साइन 60 कितना होता है, जल्दी बोलना तो पक्का, √3/2। v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 √π, साइन 60 कितना था, √3/2। ये गया, ठीक है। तो यहां से जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √π/3 मीटर पर सेकंड। क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब ये मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो वर्टिकल मोशन डील कर लूं मैं, वर्टिकल मोशन डील कर लूं तो यहां से v² = u² प्लस ट्वाइस as। वर्टिकल मोशन डील कर रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ये रही, यानी ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ g इंटू h। तो यानी यहां से h मैक्स जो हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा भाई मेरे, देख लो एक बार फटाफट, जी भी आ रहा है ना कहीं पे, 10 आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा π/, एक मिनट को, -π/3 यानी π/6g। एक बार चेक कर लो सही है क्या, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/6g। तो यानी जो मुझे चाहिए था, रिक्वायर्ड जो था मेरे को, रिक्वायर्ड वो कितना था, हाइट कितनी थी ये, अरे कहां चला गया, ये रहा, ये 1/2 प्लस h मैक्स कितनी थी, 1/2 प्लस प्रोजेक्टाइल का h मैक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस π/60। आगे क्या बात समझ में। और मेरा आंसर किसमें था, आंसर में x पूछा है ना मेरे से, 1/2 तो मेरे पास है x/10, तो यहां पे जो x/10 जो आ गया वो कितना आ जाएगा, π/60, x का वैल्यू कितना हो गया, π/6। देख लो ना, x/10 जो हो जाएगा वो आएगा π/60, ये गया, तो x का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, π/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। ये जी एडवांस का क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी था। अगले सवाल पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, वही तरीके जो करते आ रहे हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन कर देंगे, सवाल इजी हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ यूनिफॉर्म सिलेंडर विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ये कैपिटल एम मास का एक सिलेंडर है, यूनिफॉर्म यानी सॉलिड मान के चल रहा हूं, ठीक है। इस पे एक रस्सी लपटी हुई है, जैसे जैसे वो गिरगड़ी नहीं होती, गिरगड़ी पे मांझा लपटा होता है, बट वो प्रॉपर सिलेंडर नहीं होता, ठीक है। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये रोल करता हुआ जा रहा है, आगे स्लिप नहीं हो रहा है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर अ मासलेस स्मॉल एम फ्रिक्शनलेस पुली। मासलेस फ्रिक्शनलेस, आगे वाली जो पुली है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, यानी आइडियल पुली है, यानी दोनों तरफ टेंशन जो है वो सेम रहने वाला है, एनएलएम वाली पुली हो गई, ठीक है। टू अ फॉलिंग वेट, जो वेट स्मॉल एम है, ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मास स्मॉल एम। स्मॉल एम का मास निकालना है, सिलेंडर का मास कैपिटल एम है, लटके हुए मास का लटका हुआ मास स्मॉल एम है, जी की टर्म्स में आंसर निकालना है। आगे बात समझ में, यानी ये वाला सिलेंडर है, ये ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा, ऊपर रस्सी खुलने लगेगी और वो वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। सबसे पहले एनएलएम का काम करते हैं, सबसे पहले एफडी बनाते हैं। मैंने बोला यहां पे लगा स्मॉल एमजी, क्या लगा यहां पे, स्मॉल एमजी। ऊपर की तरफ लगा टेंशन टी, इस पे आगे की तरफ लगा टेंशन टी, यहां पर कैपिटल एमजी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लगा है, मुझे मतलब नहीं है, लगने दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं नहीं मान के चलता, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला क्या हुआ, सुनना, हुआ ये, मैंने बोला इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है a1, ठीक है, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है अल्फा। इस वाली यहां पर यहां पर ये बॉडी आगे जाना चाहिए,
तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ F। आगे बात समझ में? सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन A1 आगे है और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है। कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड है, ग्राउंड रेस्ट में है, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो इज इक्वल टू क्या होगा? आर अल्फा। समझ में आता है? तो सिलेंडर के लिए मैं बात करूं, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A1 इज कितना हो जाएगा? आर अल्फा। आगे के बाद समझ में कितना हो जाएगा? A1 इज व्हाट? आर अल्फा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस वाला पॉइंट जहां पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, इस वाले पॉइंट का जहां पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? A1 प्लस आर अल्फा। कितना हो जाएगा? अरे देखो ना, ऊपर वाले पॉइंट में समझाया था थोड़ी देर पहले, लीनियर की वजह से A1, अल्फा की वजह से लीनियर आर अल्फा, तो ऊपर वाले पॉइंट पे दोनों कनेक्ट ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? A1 प्लस आर अल्फा। आर अल्फा का वैल्यू कितना है? A1। तो यहां पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1, यानी स्ट्रिंग का आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2A1। उसका 2A1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा 2A1 से। क्या बात समझ में आ गई? ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2A1। चलिए अब पहले ट्रांसलेशन का इक्वेशन बना लेते हैं। उसके लिए मैं बात करूं, उसके लिए अगर मैंने बात करा तो स्मॉल mg माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल m, और एक्सेलरेशन कितना है भाई उसका? 2A1 इक्वेशन 1। आगे बात समझ में? इस वाले ब्लॉक के लिए ट्रांसलेशन का इक्वेशन बात कर तो टी तो लग रहा है आगे और एफ लग रहा है पीछे, टी लग रहा है आगे और एफ लग रहा है पीछे। तो ये वाले ब्लॉक का ट्रांसलेशन का इक्वेशन टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम, और उसका सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना है? A1। तो ये हो जाएगा m इंटू A1, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। आगे बात समझ में? तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन बन गई। रोटेशन की इक्वेशन बनाता हूं। अब रोटेशन की इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इस वाली बॉडी पे ये टेंशन लग रहा है ऊपर आगे की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो टेंशन है वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और फ्रिक्शन है वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। दोनों बॉडी, दोनों फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो दोनों की वजह से टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में। या ऐसा भी ले सकते हैं, इसका r क्रॉस f, इस पे r वेक्टर ऐसे, f वेक्टर ऐसे, अंदर गया टॉर्क का डायरेक्शन, इस पे r वेक्टर ऐसे, फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे, तो इसका भी अंदर गया, तो जो दोनों टॉर्क हैं वो सेम डायरेक्शन में है। तो जो रोटेशन की इक्वेशन जो मेरी बनी वो क्या बनेगी? रोटेशन की इक्वेशन बनी टॉ नेट इज व्हाट? आई अल्फा। ठीक है, तो देखिए टेंशन ऐसे, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन पर कितनी होगी? r, तो टेंशन का टॉर्क हो जाएगा TR। आगे बात समझ में? ऐसे फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई r, तो जो फ्रिक्शन है उसका टॉर्क भी कितना हो जाएगा? F इंटू आर, आर्म लेंथ। तो ये हो जाएगा TR प्लस FR। ठीक है, I जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल M R स्क्वायर बाई 2, और अल्फा, अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा A1 बाय R। आगे क्या बात समझ में? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है साहब, R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हो गया T प्लस F इज इक्वल टू M A1 बाय 2। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करूं यार, क्या करूं? यहां पे इक्वेशन 1 2 3 तीनों को ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर देता हूं। तीनों को ऐड किया, टेंशन से टेंशन कैंसिल, इधर टेंशन इधर भी आ गया ना, प्रॉब्लम करेगा क्या? ठीक है, एक काम करूं, ठीक है, A1 तो सीधा आ जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, वहां से F को वैल्यू उठा के, ठीक है, मेरे पास T है, F और A1 ही तो मेरे को चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां से पहले T प्लस F और T माइनस F, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करता हूं। क्या करूं? इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करता हूं, है ना। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया तो देखो, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया तो F से F कैंसिल हो गया। ठीक है मेरे लाल, F से F कैंसिल हो गया, T और T कितना हो जाएगा? 2T, ये हो जाएगा 2T। ठीक है, यहां पे हो जाएगा M A1, यहां पे हो जाएगा M A1 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 3 बाई 2 कैपिटल M इंटू A1
तो यहां से जो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 3/4 कैपिटल M A1। इस टेंशन का वैल्यू उठाऊं और इक्वेशन 1 में डाल दूं तो यहां से हो जाएगा mg माइनस 3/4 कैपिटल M A1 इज इक्वल टू 2 स्मॉल M A1। तो यहां से स्मॉल mg इज इक्वल टू 3/4 कैपिटल M A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल M A1। तो यहां से mg A1 मैंने ले लिया कॉमन, 4 मैं ले लेता हूं एलसीएम, 4 मैंने ले लिया एलसीएम। तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल M प्लस 8 स्मॉल m। तो यहां से मेरे पास जो A1 आ जाएगा, यहां से मेरे पास जो A1 आ जाएगा वो आ जाएगा 4mg 4mg अपॉन 3 स्मॉल m, 3 कैपिटल M प्लस 8 स्मॉल m। तो मेरे पास ये A1 आ गया, उसके लिए हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 यानी 2 टाइम्स कर दूंगा, जिसका पूछा है वो निकाल लूंगा। तो ये मेरे पास सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अगर मेरे से ब्लॉक का पूछेगा, मेरे से क्या पूछ रहा है, ये ब्लॉक का पूछ रहा है, तो अगर ब्लॉक का पूछूंगा तो ब्लॉक का कितना है 2A1 यानी हो जाएगा 8 स्मॉल mg अपॉन 3 कैपिटल M प्लस 8 स्मॉल m। तो ये आ जाएगा आपका ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ठीक है साहब, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यार, ये खतरनाक खतरनाक से सवाल है, बट इजी सवाल है यार, बहुत ही कुछ भी नहीं है सवालों में, हलवा लल्लू पप्पू चप्पू सवाल है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मे बी अप्लाइड टू द प्लैंक ऑफ मास स्मॉल m फॉर विच द सॉलिड स्फीयर डज नॉट स्लिप एज इट बिगिंस टू रोल ऑन द प्लैंक। नीचे एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर है, ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं तो सॉलिड स्फीयर ऐसे घूमेगा, बट स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, डू नॉट स्लिपिंग, मतलब स्फीयर और प्लैंक के सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नको चाहिए। ठीक, द स्फीयर इज मास कैपिटल M, the radius r, the coefficient of static and the kinetic friction between the sphere and the planks are mu s and mu k respectively। mu k का मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर स्लिपिंग नहीं है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक लगने वाला है। f बढ़ा रहे हैं तो स्टैटिक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसका वैल्यू कितना होता है म्यू एस इंटू एन, कितना होता है म्यू एस इंटू एन, याद है, पूरी पिछली बातें पढ़ते थे कभी। ठीक है, तो चलिए इसका एफबीडी बना लेते हैं जादू से 2 सेकंड के अंदर, जल्दी से एफबीडी बन गया। ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक है, स्मॉल एम मास है, एफ लग रहा है आगे, ये बेचारा भागा आगे, जब ये आगे भागा तो इस वाली सरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगा एफ एस आगे, ये वाली सरफेस इस पे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन लगाएगी एफ एस पीछे, ऐसा ही होगा, एफ बढ़ा रहा है एफ एस बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, ये रेडियस आर हो गया। ठीक है, अभी समझो, मैंने बोला नीचे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो A1 है, और ऊपर वाले ब्लॉक सॉरी स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A2 है, और ये अल्फा से ऐसे घूमा, ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा, ये ऐसे गया तो ये एफएस जो है वो उसको ऐसे ही घुमाने वाला है, तो अल्फा से ऐसे घूमा, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है मेरे लाल, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा A2 प्लस आर अल्फा, हाँ है ना बोल, सेंटर ऑफ मास की वजह से A2, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन आर अल्फा। अब यार ये पॉइंट सुनना, और ये पॉइंट कांटेक्ट में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कांटेक्ट में है, स्लिपिंग नहीं है, तो दोनों पॉइंट्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मुझे समझ आ गया कि जो A1 है वो A2 प्लस आर अल्फा होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? नीचे वाली बॉडी का इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा A1, ऊपर वाली बॉडी के लोएस्ट पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन होगा A2 प्लस आर अल्फा, स्लिपिंग नहीं, यानी दोनों बराबर होने चाहिए, यानी A2 प्लस आर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू A1। क्या ये बात समझ में आई? अरे तू क्या कर रहा है, अरे क्या क्या फोटो बना रहा है उसमें बैठ के, तो ध्यान देना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, पता नहीं क्या फोटो बनाने में लगा हुआ है। वैसे लड़की मिलती नहीं है, फोटो बना के निकाल लेगा क्या उसके अंदर? वो कौन सी मैजिक पेंसिल ले गया है तेरे पास जो उसे फोटो बनाएगा निकाल लेगा? नहीं निकलती भाई, ऐसे मूवीज में होता है वो। हाँ, आ रही बात समझ में? ठीक है, शक्ल
यस शकला का बूम बूम, यस सही कह रहा है भाई तू। तू सही में ऐसा पेंसिल है क्या तेरे पास? तो भाई मेरे को भी दे दे। अबे पैसा बनाऊंगा पैसा, साले क्या तुम क्या गंदे लोग हैं यार, हट साले, ध्यान दो इधर। देखो लोग अपने लेवल की बातें करते हैं भाई, मैं पैसे की बात करता हूँ। हम्म, वो तो बिना पेंसिल के ही है मेरे पास, टेंशन मतलब। आगे देखो इधर, ध्यान समझो। अब यार ट्रांसलेशन की इक्वेशंस बना लेता हूं और रोटेशन की इक्वेशंस बना लेता हूं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये ध्यान देना मेरे बाबा, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। लोएस्ट पान नीचे वाले ब्लॉक के लिए मैं बात करूं तो F माइनस एफ एस, एफ मैक्स बढ़ाऊंगा, एफ एस बढ़ेगा, कितना वैल्यू हो जाएगा उसका, एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, एफ एस मैक्स हो जाएगा, हम लोग को पता है वो हो जाएगा म्यू एस, ऊपर वाले का मास कैपिटल एम इंटू जी, यही होगा म्यू एस इंटू एम। म्यू एस नहीं लिखूंगा, म्यू लिख देता हूं उसे, याद रखना म्यू एस ही म्यू है, तो हो जाएगा म्यू कैपिटल एम इंटू जी। आगे बात समझ में। तो मैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं, एफ आगे एफ एस मैक्स पीछे, तो ये हो गया एफ माइनस म्यू कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए वन, इक्वेशन वन। समझ में आया क्या? एफ माइनस म्यू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए वन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अपर बॉडी की ट्रांसलेशन की इक्वेशन, अपर बॉडी पे एमजी लगेगा, नीचे नॉर्मल लगेगा, ऊपर हॉरिजॉन्टल में उनका कोई लेना देना नहीं है, उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, ओनली एफ एस मैक्स ले रहा हूं। तो अपर बॉडी के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की बात मैं करूं तो वो हो जाएगा म्यू कैपिटल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ई टू। ऊपर वाले का जो सेंटर मास का लीनियर एक्सलेशन है वो कितना है, ई टू। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। तो यहां से m कट गया, तो जो मेरे पास ए टू आ गया वो कितना आ गया, म्यू जी, दिस इज द इक्वेशन टू। समझ में आ गई क्या बात ये, ठीक है। अब मेरे पास ए टू आ गया, मेरे पास एक रिलेशन था ए टू जो है वो ए वन, हाँ मैंने क्या रिलेशन बताया था, ए वन इज इक्वल टू ए टू प्लस आर अल्फा। तो इस रिलेशन से बात करूं, मेरे पास ए टू आ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा, यहां से जो ए वन आ जाएगा वो कितना है, ए टू प्लस आर अल्फा, ए टू का वैल्यू कितना हो गया म्यू जी, तो ये हो जाएगा म्यू जी प्लस आर अल्फा। ए वन का वैल्यू कितना आ गया, म्यू जी प्लस आर अल्फा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ए वन का वैल्यू उठा के यहां डाल दूं, बट एक बार रोटेशन का इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है, ठीक है। रोटेशन का इक्वेशन बनाने का यूज है क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे एफ चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ चाहिए, ठीक है। रोटेशन का इक्वेशन आने का वैल्यू अल्फा का पर यू, अल्फा का, हाँ अल्फा अननोन है ना मेरे लिए, ठीक है। रोटेशन की इक्वेशन ही बना लेता हूं, ठीक है। सुनिए, इस स्फीयर के लिए मैं बात करूं तो जो एफ एस है वो उसको अल्फा एंगुलर एक्सप्रेशन से घुमाएगा। एफ एस लग रहा है ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। तो रोटेशन की इक्वेशन स्फीयर के लिए बनाई मैंने, तो एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। एफ एस कितना है, एफ एस है म्यू, एफ एस कितना था, मैक्सिमम वैल्यू था, और कितना था म्यू कैपिटल एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई। आई कितना होगा बेटा, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर 2/5 कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। आगे क्या बात समझ में। तो यहां से एम और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो मेरे पास अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 म्यू जी, 5 म्यू जी अपॉन 2r, कितना आ जाएगा 5 म्यू जी अपॉन 2r। अब अगर मेरे पास अल्फा आ गया तो a1 और a2 दोनों का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। a2 का वैल्यू तो म्यू जी आ ही चुका है, a1 का वैल्यू मैं निकाल दूं यहां से, तो यहां से जो a1 आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू जी प्लस आर। अल्फा का वैल्यू कितना निकाल दिया मैंने, 5 म्यू जी अपॉन 2r, कितना निकाल दिया 5 म्यू जी अपॉन 2r। तो यहां से r कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 7/2 म्यू जी, ठीक है, सही है क्या। तो यहां से मेरे पास a1 का जो वैल्यू आ गया है 7 म्यू जी बाय 2, वो कितना आ गया 7 म्यू जी बाय 2, मेरे पास a1 आ गया। बस अब अगर मेरे पास a1 आ चुका है, जब मेरे पास a1 आ चुका है तो मेरा काम खत्म हो गया। इक्वेशन 1 से बात कर लूं तो यहाँ पे f माइनस म्यू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू एम ए वन।
7 म्यू जी बाय 2, 7 म्यू जी बाय 2। तो जो मैक्सिमम फोर्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा 7 म्यू स्मॉल एम जी बाय 2 प्लस म्यू कैपिटल एम जी। क्या इसी टाइप में आंसर दिया हुआ है क्या? देख लेते हैं। म्यू जी में कॉमन ले लूं तो मैक्सिमम फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू जी, कॉमन ले लिया मैंने, ये हो जाएगा 7 स्मॉल एम बाई 2 प्लस कैपिटल एम। ये आ गया 7 स्मॉल एम बाय 2 प्लस कैपिटल एम म्यू जी। सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जो नीचे वाले ब्लॉक में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और इनके बीच में स्लिपिंग ना हो। चलिए, बढ़िया सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, एक बहुत ही कॉमन टाइप का प्रॉब्लम्स है जो मेंस में भर भर के पूछा जाता है, तो इस बार बहुत बार पूछा गया है, समझते हैं। एक ज्योमेट्री है, सुन लेना। एक ज्योमेट्री है, सुन लेना। एक ज्योमेट्री है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सी एम आर स्क्वायर है। ये प्योर रोल करती हुई नीचे आ रही है, प्योर रोल करती हुई नीचे आ रही है। आगे बात समझ में? ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये सपोज एच है, इसको नहीं लेते, बाद में जान दो। ये जो लेंथ है ये एक्स ले लेता हूं मैं। क्या ले लेता हूं? एक्स। और ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है। तो आपको पूछा है नीचे आने पर वेलोसिटी कितनी होगी और नीचे आने पर टाइम कितना लगेगा। नीचे आने पर वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे आने पर टाइम कितना लगेगा। इनिशियल u इनिशियल भी जीरो है, ओमेगा इनिशियल भी जीरो है। लुढ़कती हुई नीचे आई है, लुढ़कती हुई नीचे आई है, तो नीचे आने पे इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। और मैंने बोला टाइम जो लगा वो t लगा। टाइम कितना लगा? t लगा। ठीक है। एफबीडी बनाता हूं, प्योर रोलिंग का बात कर रहा हूं मैं। एफबीडी बनाता हूं सबसे पहले, तो ध्यान दीजिए। एफबीडी देखिए, ऑब्वियस ही बात है mg लगेगा ऐसे, नॉर्मल लगेगा ऐसे, ये एंगल थीटा होगा। इधर हमें पता है mg cos थीटा होगा, इधर हमें पता है mg sin थीटा होगा। बॉडी प्योर रोल करती हुई आ रही है, तो इधर जो लगेगा वो fs लगेगा, इधर जो लगेगा वो fs लगेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। ट्रांसलेशन की इक्वेशन बना लेता हूं। मैंने बोला नीचे इसका लीनियर एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा है। लीनियर एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा है। इतना तो मुझे लगता है समझ में आने लगा होगा आपको। ठीक है। ट्रांसलेशन की इक्वेशन बना लेता हूं। तो यहां से ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनती है mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू ma। mg sin थीटा लगा नीचे, fs लगा ऊपर, तो mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू m into a। दिस इज द इक्वेशन 1। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन बना लेता हूं। तो एक बार समझिए ध्यान से इस पॉइंट के अबाउट। तो mg cos थीटा sin थीटा mg नॉर्मल सबका टॉर्क, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? 0। fs ऐसे लग रहा है, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? r, वही से घुमा रहा है। तो जो टॉर्क की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी fs इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से हो गया fs इंटू आर, ये हो जाएगा सी एम आर स्क्वायर। प्योर रोलिंग है तो इज इक्वल टू कितना होगा? आर अल्फा। तो जो अल्फा का वैल्यू हो गया वो हो गया ए बाय आर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एफ एस का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? सी एम ए इक्वेशन 2, यह वैल्यू उठा के मैंने यहां डाल दी। तो यहां से हो गया एम जी साइन थीटा माइनस सी एम ए इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से एम 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 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 1 प्लस सी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी। ये आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसका लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से।
टाइम का अगर मैं बात करूं, टाइम का अगर मैं बात करूं तो देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 प्लस 1/2 ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी इंटू टी स्क्वायर। सही है क्या, समझ में आया? तो यहां से जो टाइम का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस सी अपॉन जी साइन थीटा। जो टाइम का जो वैल्यू हो गया है वो हो गया है, ध्यान से समझ सकते हैं आप, बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। टाइम का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, समझ, 2x 1 प्लस सी अपॉन जी साइन थीटा। जिसका सी ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, जिसका सी कम उसका टाइम कम। समझ में आ गया? और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जेई मेंस और एडवांस, जेई मेंस में भर भर के पूछते हैं आपको। रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर लुढ़का है तो पूछेंगे कौन जल्दी आएगा कौन बाद में आएगा, तो सी पर डिपेंड करता है। यानी अगर मैं बात करूं रिंग है तो सी कितना है उसका 1, रिंग हो गई या होलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। अगर चिंगी ध्यान दे, डिस्क है तो सी कितना हो जाएगा उसका 1/2 यानी सोलो सॉलिड सिलेंडर। अगर होलो स्फीयर है तो सी कितना है 2/3, और सॉलिड स्फीयर है तो सी कितना है 2/5। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कौन जल्दी आएगा और कौन बाद में आएगा। आगे की बात समझ में बहुत ही इजी है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी। तो ये था आपका रूलिंग। किसी और लेक्चर में और अच्छे सवाल करेंगे, काफी है, मिलते हैं।